अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू FM 101। मुझे कहते हैं सदफ रानी। जी हाँ जनाब, आज प्रोग्राम आपके लिए आरजे रेबेका ने पेश करना था, लेकिन आप आवाज़ सुन रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। जी, मुझे कहते हैं सदफ रानी। गो के इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन साथ में एंकर भी कर रही हूँ। और मैं हमेशा उस वक्त माइक्रोफोन पर आती हूँ जब कुछ स्पेशल इंटरव्यू होता है या कोई ऐसा दिन होता है जिसको हम सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस एक दूसरे तक जो है वो पहुँचाते हैं। आज के दिन की अहमियत क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। सामीन, 3 दिसंबर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है। जी हाँ जनाब, हम खसूसी अफराद के हवाले से आलमी सतह पर यह दिन मना रहे हैं। खसूसी अफराद में कौन कौन अफराद हमारे माशरे के शामिल होते हैं, इसी हवाले से आज बात करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है डॉक्टर मरियम रब को, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग यूनिट, ब्रिटिश काउंसिल में खिदमात आजकल सर अंजाम दे रही हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका नाम है जी तैयबा अर्शी, और कॉर्पोरेट सेक्टर में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी सामीन बता दें कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSCP में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को बहुत सारा सलाम, और आज आपने अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमें टाइम दिया, बहुत बहुत मशकूर है हम आपके। बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये ऐसा दिन है कि हम सब की कमिटमेंट एज अ पाकिस्तानी होनी चाहिए जी, और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया और इस दिन पे बुलाया ताकि हम कुछ आपसे शेयर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और तैयबा, आप क्या कहना चाहेंगी जी बिल्कुल, ओपनिंग रिमार्क्स? बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं और इंस्पायर कर सकूं बाकी जो यूथ है अपकमिंग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा ख्याल में हम प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर मरियम करते हैं। आज का दिन जो खसूसी अफराद के हवाले से आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या है? हर साल की एक थीम होती है, उसके ऊपर अगले 365 दिन काम होता है। कुछ थोड़ा सा उसके बारे में फरमाइएगा। हैशटैग फ्यूचर इज एक्सेसिबल इज द थीम फॉर इस साल की थीम है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल लेवल पे ऑफ कोर्स ये दिन मनाया जाता है और इसके साथ और भी बहुत से आलमी दिन मनाए जाते हैं। बट मैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि ब्रिटिश काउंसिल के एजेंडा में इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है वो एक की थीम है। और मेरा रिसर्च यूनिट जो कि 2013 में इस्टेब्लिश हुआ, हमने अभी तक डिसेबिलिटी से रिलेटेड 2 रिपोर्ट्स की हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि डेटा जो है वो नहीं अवेलेबल, और जब किसी भी दुनिया में कोई काम भी आप करना चाहते हैं, अगर उसका एविडेंस और डेटा ना अवेलेबल हो तो उस लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होता है कि ये काम जो है वो कितना ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। जब हमने पहली रिपोर्ट की तो हमारे पास 1998 के स्टेटिस्टिक्स आए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 मिलियन लोग, जो कि कुल आबादी के 3% बनते थे, बल्कि 2.25% बनते थे, वो उस कैटेगरी में फॉल करते थे। अच्छा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में। जब हमने रिपोर्ट की तो हम ज़ाहिर है 1998 का सेंसस था और उसके बाद सेंसस नहीं हुआ था, जिससे कुछ नंबर्स पता चल सकते, और हमारा ख्याल था कि जो नया सेंसस होगा उसमें हमें कुछ नंबर्स पता चलेंगे। उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, लेकिन पूरे स्टेटिस्टिक्स सामने नहीं आए। लेकिन फिर हमने वर्ल्ड बैंक के कुछ डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो एस्टिमेट्स लगाए तो पता ये चला कि ये कंटिन्यूम बहुत बड़ा है, 3% से लेके 15% तक का आ रहा है, और 15% आलमी शरह है, एवरेज है ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त 15% के करीब लोग डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ 15% का नंबर आ रहा है, जो है। हमारी हाँ जी, फर्स्ट रिपोर्ट थी, मूविंग फ्रॉम मार्जिन्स मेन स्ट्रीमिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें ये स्टेटिस्टिक्स सामने आए, और इस रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग जो कि एडवोकेसी में और लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए काम कर रहे थे डिसेबिलिटी बिल पे, गवर्नमेंट ऑफ KPK ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए, अपने बिल के
को प्रेजेंट करने के बाद एविडेंस के तौर पे। ठीक है। और उसके जो कि बहुत ही खुशाइन बात थी कि एक ऐसी बेस लाइन हमें मिल गई उसको own जिससे करना, ओन बिल्कुल, करना, हाँ। और एक ऐसी बेस लाइन मिल गई जिसपे हम एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं ठीक है। कि आपके मुल्क के तकरीबन 15% लोग ऐसे हैं जिनको तालीम मैसर नहीं होती, जिनको नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज मैसर नहीं होती, जो कि मेन स्ट्रीम नहीं है, जिनको हम साइड पे रखते हैं, उनको एक्सेस नहीं देते। ठीक है। सो एक छोटी सी चीज कि सीढ़ियां बनाते, रैंप नहीं बनाते। आप सोचे बिल्कुल। अब वो मुल्क जिसकी आबादी 200 मिलियन है, उसकी उस आबादी में से 15% लोग कम लोग नहीं होते। बिल्कुल ठीक। तो उसको देखते हुए आई थिंक वो रिपोर्ट वाज ऑलमोस्ट अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट। जो दूसरी चीज उसमें हमने प्रेजेंट की, जो आर्ग्यूमेंट था, वो ये था कि पाकिस्तान में या चैरिटी मॉडल और या मेडिकल मॉडल पे डिसेबिलिटीज को देखा जाता था। सो अगर कोई डिसेबल्ड है तो आप अस्पताल का बंदोबस्त करें, सेहत की फराहमी करें, या आप खैरात का एक मॉडल होता है कि जी कोई चैरिटी दे और चैरिटी के अंडर वेलफेयर होगी। हमने फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच कराई कि सोसाइटी अगर कोई शख्स किसी तरह से डिसेबल्ड है तो वो उसको राइट्स बेस्ड अप्रोच दी जाए। उसका ये हक है कि उसको तालीम दी जाए, उसका ये हक है कि उसको खैरात के तौर पे एक स्पेशल स्कूल बनाना उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसको आपने एक पूरा निज़ाम देना है। और वो आई थिंक दैट वाज something which was happening globally, not just in Pakistan. तो हम we were very lucky कि 2014 में हम ये इस चीज़ को लेके आगे बढ़े और इस मूवमेंट को आगे लेके बढ़े। और मैं आई थिंक मैं यहाँ तैयबा को पास ऑन करना चाहूँगी बिकॉज वो टाइम था जब ब्रिटिश काउंसिल की तरह और कॉर्पोरेट सेक्टर भी अपने मेन स्ट्रीम इदारों में इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा था। बिल्कुल। तैयबा, आपकी तरफ हम माइक्रोफोन मूव करते हैं। कुछ थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने हवाले से बताएं। और मैंने तो स्टार्ट में बताया कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, एज ए मतलब सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो कैसा रहा ये सारा सफ़र? बहुत मज़े का रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। और बिकॉज ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की वजह से अभी हम मेन स्ट्रीम हो चुके हैं और काफ़ी लोग रिकग्नाइज भी करना शुरू हो गए हमें। एंड आई एम थैंकफुल टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, सपोर्टिंग स्टाफ एंड एवरीवन। खैर, मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा है। बचपन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे पहले। और हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में उसका पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इतना उनको पैम्पर कर देते हैं कि आप घर बैठो, हम आपके लिए अर्न करेंगे और आप बस आराम से रहो। ठीक है, मुझे फैसिलिटीज आपको सारी जो है वो डोर स्टेप पे मिल जाएंगी। आप सुकून से रहो। आप सुकून से रहो। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने चाहा कि मैं ज़माने में जाऊँ, सोसाइटी में जाऊँ, उनके साथ फेस करूँ, जो भी हर्डल्स है मैं खुद सीखूँ और आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको बनवाएं भी ना। ये है नॉर्मल लाइफ गुजारें। बिल्कुल, कोई ऐसी इतनी चीज़ थी, बस एक बंदा चल नहीं सकता तो ही कैन यूज व्हील चेयर। कोई इतनी बड़ी इशू नहीं था ये कि मैं उसको लेके घर बैठ जाती एक छुप के सब लोगों से कि नहीं पता नहीं क्या इसको हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि डिजीजेज आर ट्रांसफरेबल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को इंक्लूड करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। आप जजमेंटल हो जाते हो उसको फिजिकल अपीयरेंस देखे कि नहीं पता नहीं मेरे बच्चे इसके साथ मत खेलें, या ये पता नहीं आगे स्कूल कैसे जाएगा या आगे कैसे पढ़ पाएगा। लेकिन नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, शी कैन डू। उन्होंने प्रूव करवाया पूरे माशरे में। मेरी पूरी फैमिली लाइक अगेंस्ट थी कि नहीं, इसको पढ़ा के क्या करेंगे, दिस इज़ यूजलेस। तो अभी जैसे कि आई एम अर्निंग और अभी आई एम एग्जाम्पल फॉर माई इंटायर फैमिली के लुक एट हर, बी लाइक हर। तो ये मुझे एक अच्छी प्राउड फीलिंग देते हैं कि एक ज़माना था कि लोग ऐसे कि अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है, लेकिन अभी आई एम अर्निंग तो पीपल से दैट ये अपने पैरों पे खड़ी हुई है। अच्छा, लड़कों के तैयबा, आपका कैसे कुछ थोड़ा सा आपका डिसेबिलिटी के हवाले से अगर जानना चाहें तो ये क्या आपका इफेक्ट कैसे हुई आप? थोड़ी सी डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। तो एक्सीडेंटल था बेसिकली। मुझे लाइक मैं स्टेयर से गिर गई थी, उसके बाद डॉक्टर्स ने सैंपल लेना था फ्रॉम माई बैकबोन, तो इंजेक्ट गलत जगह पे उन्होंने कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हो गया था।
उन्होंने ठीक से मुझे ट्रीट नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था। उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि कैसे इसको लेकर चलें। आई वाज 5 years old और मुझे तो खुद कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। आई वाज न्यू टू दिस। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने आपको एग्जाम्पल बनाना था सोसाइटी के लिए, तो मुझे मेरा क्यों? ख्याल में शायद हाँ। इसलिए ये जो तकलीफ जिससे आप पूरी जिंदगी में गुजर रही हैं, एंड यू नो कि मुझे इसके साथ आगे इस चीज़ को साथ लेके चलना है, लेकिन आप कितने लोगों के लिए रास्ते आसान कर रही हैं, उनके रास्तों में से कांटे चुन रही हैं, और उनके लिए आगे आने वाले जो भी लोग हैं जिनके लिए आगे खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल का उनको सामने है, या इस वक्त फेसबुक लाइव के थ्रू लिसनर्स FM 101 चैनल पाकिस्तान पर आप लॉग इन होकर लाइव इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, तो उसके ज़रिए आप ये देखें कि कितनी छोटी सी एज में इन्होंने कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो अचीव की हैं। हम अभी आगे जाकर भी तैयबा के हवाले से जानना भी चाहेंगे। थोड़ा सा मैं डॉक्टर मरियम आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी SDGs के हवाले से, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 का एक मार्जिन हमें दिया गया है, और उसमें बेतहाशा चीज़ें हैं जितनी भी इंसानियत की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के हवाले से, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी के हवाले से है, कुछ भी है, उस चीज़ में जो है उन तमाम बुनियादी हकूक़ जो एक इंसान को मैसर आने चाहिए उसके अंदर काम हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें पाकिस्तान अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया था। अब हम चाहते हैं, हम एज ए सोसाइटी, हम जितने भी, चाहे मीडिया है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी जगह पे ये काम कर रहा है, हम सब चाहते हैं कि 2030 तक हम पाकिस्तान को एज एन एग्जांपल पूरी दुनिया जो है वो एनरोल्ड करे कि यस, इस मुल्क ने अपनी इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाया है। तो जो हम छोटा छोटा रोल अदा कर सकते हैं, आप मुझे ये बताएं कि इन प्रमोटिंग SDGs में जो ये आज के थीम के हवाले से है वो क्या है, और हमें SDGs क्या बताते हैं कि स्पेशल पर्सनस जो हैं उसके लिए हमने सोसाइटी में क्या करना है। जी, थैंक यू। आई थिंक SDG 10 रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज़ की बात करता है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ हम सामने लेके जा रहे हैं, जो हम रिसर्च से सामने लाए हैं, वो है राइट्स बेस्ड अप्रोच। सो सारे SDGs तमाम वो लोग जिनको किसी किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं उससे इफ़ेक्ट होते हैं। हमारा आर्ग्यूमेंट ही रिसर्च के थ्रू भी, और आई थिंक हमारा आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि सोसाइटी को मोल्ड करना है उन लोगों के मुताबिक, ना कि उन लोगों को मोल्ड करना है सोसाइटी के मुताबिक। जिसका मतलब है कि सिर्फ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ काफ़ी नहीं है। आपका एजुकेशन का SDG है, आपका ख़वातीन और बच्चियों का SDG है, आपका तालीम का SDG, ये सब SDGs पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, और इनमें प्रोविज़न होनी चाहिए उन सब लोगों के लिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्सा ये डिबेट रही कि ये वेलफेयर की कैटेगरी में स्पेशल लोग फॉलो करेंगे या ये मेन एजुकेशन की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह सेहत का भी, कि ये शायद वो एक एक्सक्लूसिव सी फैसिलिटी है जो शायद कोई फॉरेन डोनर आके प्रोवाइड करेगा या वो कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएगा तो हमारा काम चलेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक बहुत सी चैरिटीज़ हेल्थ के रिहैब के सेक्टर में काम कर रही हैं, जो कि लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बना रही, नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल रिहैब एज वेल। उसके अलावा बहुत से इदारे, ब्रिटिश काउंसिल की तरह के इदारे और कॉर्पोरेट सेक्टर के और इदारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जॉब की, और ये अपॉर्चुनिटीज़, लेट मी टेल यू, आर नॉट अबाउट कोटा सिस्टम। ये ओपन मेरिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम इक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी ओपन मेरिट। हमारे माशाल्लाह जिस तरह तैयबा की एग्जांपल है, ये वो रोल मॉडल है जो कि अपने मेरिट पे यहाँ पहुँची हैं, इनको किसी कोटे के तहत यहाँ नहीं पहुँचाया गया। सो अगर हम बच्चों को जो कि यंग, ये हमारी जो दूसरी रिपोर्ट है विच इज़ अबाउट यंग पर्सनस, मेन स्ट्रीमिंग यंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, इसमें हमने ख़ास तौर पे जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, जो हमारी कोर फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस हैं, दे आर ऑल अबाउट द फैक्ट कि अगर आप बच्चों को बचपन से अच्छी तालीम का एक्सेस देंगे, आप स्किल्स उनको देंगे, लाइफ स्किल्स देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि वो आगे जाके जॉब्स अपनी मेरिट पे लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रेजेंटली बहुत कमिटमेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा, आज नेशनल असेंबली में भी ये जो स्पीकर साहब हैं वो एक हर कदम के नाम से ये एक प्रोग्राम वहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे सारे वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबल्ड पर्सनस के साथ काम करती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट का भी मैंडेट है, और गवर्नमेंट की जो 100 डेज़ का प्लान था उसमें भी, और अदरवाइज भी जो उनकी डेवलपमेंट थीम्स है उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि वो चाहते हैं कि जो
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको नेशन वाइड सर्वेज के थ्रू मैप किया जाए, ठीक है, और फिर ऐसी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन निकाली जाए उसमें से जिस पे अमल करके इस सेक्टर को मेन स्ट्रीम किया जाए, बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो जो ब्रिटिश काउंसिल अपने आर्ट्स प्रोग्राम के तहत और प्रोग्राम्स के अंडर ये काम कर रही है। सही। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना। आज के दिन के हवाले से ये खुसूसी गुफ्तगू हो रही है और जिसमें हमने आपको बताया है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में ये आप खुसूसी इंटरव्यू सुन रहे हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 101। आई थिंक मैं स्किल्स की बात करती हूँ तो फिर आप ज़रूर अपनी इंटर्नशिप स्किल्स की। हाँ, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, नहीं, अच्छी fine. बातें कर रही हैं। मैं बेसिकली टीचर हूँ। हाँ, आप टीचर। जैसे बोलने पे आते हैं ना। हाँ, फिर स्टूडेंट्स चुप कर जाते हैं। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप खुसूसी प्रोग्राम जस्ट फॉर यू में। मुझे कहते हैं सदफ रानी और आज जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, आज आलमी सतह पर उन अफराद के हवाले से जो हमारे माशरे में खुसूसी अफराद कहलाते हैं, उनके हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है और इसमें पाकिस्तानी माशरा क्या किरदार अदा कर रहा है, इसके हवाले से खुसूसी तौर पर आज हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे SDGs हमें बताए गए हैं उसमें क्या काम हो रहा है, उसको कैसे हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है तैयबा अर्शी और ये गो के स्पेशल पर्सन्स में आती हैं, लेकिन बिल्कुल हम लोगों से ज़्यादा जो कहते हैं ना नॉर्मल इंसान, अल्लाह ताला ने तमाम हमें जिनको सलाहियतें अता की हुई हैं उनसे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं। तैयबा, एक सीक्रेट तो हमारे साथ शेयर करें कि जब आप डाउन, डेफिनेटली हर बंदा, एक नॉर्मल बंदा, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, अपने आप को चेयर अप कैसे करती हैं, मोटिवेट कैसे करती हैं? मैं शॉपिंग करती हूँ। वाह। मैं अकेली निकल जाती हूँ और लाइक ये तो खवातीन का सबसे पसंदीदा काम है ना? अच्छा। मैं लाइक आई हैव इलेक्ट्रॉनिक चेयर। पहले तो मेरे पास मैनुअल ही होती थी, उस पे मैंने सारी दुनिया घूम ली है। अभी इलेक्ट्रिक चेयर लिया तो मैं अपने आप को थोड़ा सा और लाइक फ्रीडम एंजॉय करने के लिए मैं निकल करती हूँ, फील इंडिपेंडेंट कि अब मैं कर सकती हूँ उस तमाम काम को, कर सकती हूँ, अकेले में अपनी चीजें ले सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम उस स्टेज पे हैं कि मॉल्स एक्सेसिबल, अच्छा, बिल्डिंग्स एक्सेसिबल, बट इन मेट्रो सिटीज ना अभी बहुत पाकिस्तान का इलाका ऐसा है कि जहाँ पे ये चीजें नहीं अवेलेबल। हाँ जी, मैं उसे पे बिल्कुल आना चाहूँगी। अपने आप थोड़ा ना फ्रेंड्स बनाओ, बाकी जो लोग घर बैठे हुए हैं और एक्सेसिबल चीज़ें नहीं होंगी उनके लिए, अभी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा इस मामले में, लेकिन सब्र और पेशेंस के साथ थोड़ा ना कंसिस्टेंसी आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। एक दिन आप वो अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो। अगर आप ये सोच के आ जाओ कि मैंने तो मरना ही है, मेरा क्या काम है इस दुनिया में, तो फिर तो जिंदगी यूज अच्छा नहीं, पता क्या तैयबा, मैं चाहूँगी बहुत सारी हमारे जो इस वक्त लिसनर्स हैं वो किसी न किसी अगर इस तरह की सूरत हाल का शिकार है कि जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो बसारत के हवाले से है, सोचने समझने के हवाले से है, ऑटिज्म आजकल कितना बड़ा एक फैक्टर है जिस पे अभी पाकिस्तान में उस लेवल पे काम ही नहीं हो रहा, एक रिकग्निशन ही उस तरह की नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे फिजिकल कोई डिसेबिलिटी कोई भी हो जाती है तो अक्सर हमारे यहाँ माशरे में होता है कि यार ये तो हमारे डिपेंडेंट हो गए हैं, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने की कोशिश करता है और अल्टीमेट होता क्या है, हाँ जी मैं यही कह रही हूँ कि अल्टीमेटली होता ये है कि जो पर्सन उससे ऑलरेडी एक तो उस इलनेस से स्ट्रगल कर रहा होता है, ऊपर से रवैये सबसे ज्यादा उसको डीमोटिवेट कर देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है सबके लिए बन के यहाँ पर आई हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में, उन लोगों को आप क्या कहेंगी कि अगर वो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स में से गुजरते हैं, इस तरह इमोशनल जो कहते हैं ना कि आप इमोशनली जब डिस्टर्ब होते हैं तो आप फिर जिंदगी की तरफ वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगी? और खुद को भी मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था आपसे।
नहीं, बिल्कुल लेसन्स होते हैं आपकी लाइफ के। मैंने भी काफ़ी बैड वर्ड्स सुने हैं लोगों से, लाइक लोग मेरे पास आते थे, दुआ कर दो हमारे लाइक कुछ भी अच्छी चीज़ के लिए, एग्जाम में पास हो जाए, हमारी अच्छा। औलाद हो जाए। मैं उनसे कहती थी आई एम नॉट सेंट, मैं कोई अल्लाह का बुजुर्ग बंदा नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल हूँ, मैं भी बहुत गुनहगार होंगी, मेरे अंदर भी वही इमोशंस हैं जो आपके अंदर हैं। ठीक। तो अस्तगफिरुल्लाह लोगों का कहना, हर एक को जजमेंट पास करना, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। नॉर्मल बंदा भी होगा उसको भी लाइक ये क्यों ऐसे, इसकी नाक क्यों ऐसी है, काला क्यों है, ऐसा क्यों है। और बीइंग और आप ऊपर से लड़की हो तो और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। गरीब में, पॉवर्टी में, आपके पास पैसे नहीं है और ऊपर से आप डिसेबल्ड है, लाइक ट्रिपल आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी से कि आप तो मतलब आप अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते यहाँ तक, और आप अर्न नहीं कर सकते, आप मतलब पेरेंट्स से मांग भी नहीं सकते, आप इतने हो जाते हो, आप इवन खाना नहीं खाते कि मुझे बार बार वॉशरूम कौन लेकर जाएगा, यहाँ तक होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस करना और इस तरह से, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप, ये तमाम जो इस तरह की आजमाइश से गुजर रहे हैं? आजमाइश से बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता ना कि हम तो अल्लाह में से मदद मांगते हैं, ठीक है, लेकिन फैमिली की और फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इसमें। अब जैसे मेरे साथ ये ऐसा रहा था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, ये नहीं कि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उन्होंने मेरी चेयर पुश करते थे जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, हम स्टोरीज आपस में एक्सचेंज करते थे, घर में क्या हुआ, और जो मोहल्ले में हमारे लोग होते थे दोस्त वगैरह, दोस्त बनते नहीं है किसी भी डिसेबल्ड के, मेरे भी कितने दोस्त नहीं थे खास, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, आपको थोड़ा सा पुश कर रहे होते हैं, नहीं आगे बढ़ो, ये देखो वो कैसे चल रहा है, ऐसे हम कर सकते हैं काम, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो, और मोटिवेशन अपने अंदर आपको ना एक सेल्फ पुश होता है ये वाली चीज़। आपको कोई आके ये बंदा कभी नहीं कहेगा कि नहीं यू आर ब्रिलियंट, यू कैन डू, आई विल पे फॉर यू एंड दिस एंड दैट, जी नो। ठीक, आपको खुद अपने आप को कंपोज भी करना है और दुनिया को फेस करना है। सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सलाहियतों पे इन्हिसार करना है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को, अगर आपसे एक छोटी सी कोई चीज अगर अल्लाह ने ले लिया तो वो आपको कंपनसेट जरूर किसी ना किसी और सलाहियत में करेगा। इस्लाम की बात कर रहा होता है कि सुन्नत में है या रास्ते का पत्थर हटा देना ना सुन्नत है, बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग नहीं उठाते, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, स्टेयर्स आ जाएंगे, नहीं मतलब पत्थर आप रख रहे हो हमारे रास्ते में, आप गाड़ियों के लिए रास्ते हमवार कर रहे हो। वैसे एक डिसेबल्ड पर्सन जो व्हीलचेयर यूज रहे हैं, जो उसके ऊपर आते हैं क्रचेस के ऊपर, तो आप उनके लिए रास्ते आसान कर दो, अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार लेंगे जैसे आप गुजार रहे हो, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अपना छोटा छोटा भी अगर कंट्रीब्यूट सब करें तो सबके लिए ये मिसाली मुआशरा बन सकता है। डॉक्टर मरियम, यहाँ आपसे मैं एक सवाल मेरे जहन में आया है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपका ताल्लुक क्योंकि रिसर्च, एवेल्युएशन, मॉनिटरिंग से है, आपने वैसे क्या देखा है पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटीज हैं, कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई है? क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, हम केसेस रिपोर्ट ही नहीं करते। पोलियो का अगर कोई हो गया जिसकी वजह से आपकी लाइफ टाइम डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को रजिस्टर्ड ही नहीं कराते, उस केस ही को रजिस्टर नहीं कराते। ये बहुत सारे मसाइल सामने आए हैं। आप बसारत से महरूम हैं, चाहे बाय बर्थ है, चाहे किसी एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं, हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर डाटा कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होता। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कौन सी डिसेबिलिटी पाकिस्तानी सोसाइटी में ज्यादा पाई जाती है? आई थिंक ये कहना कि परसेंटेज किसकी ज्यादा थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि डेटा वाकई अवेलेबल नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी को मेजर करना आसान है, मेंटल डिसेबिलिटी को मेजर करना मुश्किल है। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्योंकि ब्लाइंडनेस पे पाकिस्तान में भी बहुत काम हुआ और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली भी एग्जिस्ट करता है, लोगों को शायद एक्सेस टू एजुकेशन थोड़ा कदरे बेहतर है कंपेयर टू अब इस वक्त पाकिस्तान में खैर डेफ और डम बच्चों के लिए भी काफ़ी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस और सपोर्ट मैकेनिज्म है। पाकिस्तान की अपनी अब एक साइन लैंग्वेज की किताब अवेलेबल है जो कि बनाई गई है पाकिस्तान के लिए ख़ास, और पिछले कुछ सालों से मतलब 5 साल तकरीबन 4 साल उसकी पब्लिकेशन को हो गए हैं, और वो CD में भी अवेलेबल है, और वो बुक रेडीली अवेलेबल है। कराची में एक स्कूल ने उसको डेवलप किया। सो इस तरह की डिसेबिलिटीज़ तो जाहिर है कि विजिबल होती है, लेकिन आप वाली बात कि रूरल एरियाज़ में उस तरह की एविडेंस कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लोग अपने बच्चों को छुपाते, अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे छुपाते। आप मर्दमशुमारी जब हुई, सेंसस जब हुआ, तो बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का इंदराज कराया ही नहीं जो कि डिसेबल्ड थे, और इस तरह से सारा स्टेटिस्टिक्स जो है, सारा डेटा जो है वो
खराब हो जाता है, बिल्कुल। बिकॉज आपको सही तस्वीर पता ही नहीं चलती है। ना पॉलिसी बना ना सकते हैं, पॉलिसी ना बना आप कोई सकते, वर्क बिल्कुल। पेपर हो आप सकता है, ना बिल्कुल कोई ठीक। बजट एलोकेशन हो सकती है, बिल्कुल। ना कुछ आप ये कह सकते हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में, अब ये जो हमारी रिपोर्ट है यंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने की कि हम दुनिया में कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी जो है वो 30 साल और 30 साल की उम्र के आसपास और ठीक उससे है, कम है, ठीक है। जिसका मतलब है कि एक हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। अब उस अगर आप कहते हैं कि 15% टोटल आबादी के लोग जो पाकिस्तान के हैं वो डिसेबल्ड हैं या उसकी प्रेवलेंस तकरीबन अंदाजन इतनी है, तो उसी तरह उस 65% में भी 15% का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यंग लोगों का है। बिल्कुल ठीक। और वो यंग लोग वो हैं जो स्कूल जाने वाली एज में, जो नौकरी करने वाली एज में, जो यूनिवर्सिटी जाने वाली एज में। और आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ये जी। बात हुई थी कि टीचर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें सिस्टम का कसूर नहीं है, इसमें लोग चाहते हैं कि वो ये करें लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। एक्चुअली में डिसेबिलिटी के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को पता नहीं डिसेबिलिटी होती क्या है। वो एक बंदा बीमार है, वो गांव में लेटा हुआ है पलंग के ऊपर, लोग कहते हैं डिसेबल्ड है लेकिन माजूर है। वो ऐसा नहीं होता, वो बीमार है, आप उसको सेपरेट कैटेगरी में रखो जो डिसेबिलिटी है, ताकि हम उसके लिए चीज़ें पॉलिसीज बनाई जा सकें। अब स्कूल यूनिवर्सिटीज़ इनरोल करते तो हैं। रवैये बेसिकली, अब डॉक्टर मरियम आप क्या कहेंगी कि ये जो रवैये हैं, एक तो वो हमें चेंज करने की जरूरत है, दूसरी और किस चीज आई के ऊपर थिंक आप समझती बिहेवियर हैं? चेंज के साथ साथ जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हम स्किल्स डेवलप करें और हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हम इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि हम एक डिसेबल्ड शख्स के ऊपर कितनी ट्रेनिंग का बोझ डालें, कितना इस चीज का बोझ डालें कि उसी ने सब कुछ करना है। बिल्कुल। नहीं, मेरा ख्याल है इदारों को करने की माशरे को जरूरत है, साथ माशरे लेके को चलना है। बदलने की जरूरत है, ना कि डिसेबल्ड शख्स को बदलने की जरूरत बिल्कुल है। ठीक। सो जिस तरह अब नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वो एक्सेसिबल बिल्डिंग्स बन रही हैं। यूनिवर्सिटियों स्कूलों में बच्चियां जो बिनाई से महरूम बच्चियां हैं वो भी पहले पढ़ने आती थी। अब आप देखें कि लिफ्ट्स पे ब्रेल से फ्लोर का नंबर, ऊपर जाने नीचे जाने का निशान, किताबों की अवेलेबिलिटी, क्लासरूम के बाहर मैंने देखा है इस वक्त पाकिस्तान में क्लासरूम्स के बाहर यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने ब्रेल से निशान लगाया हुआ है कि कौन सा कमरे का नंबर है। ये छोटी छोटी चीजें अस्पतालों में ये फैसिलिटी, जिसका मतलब है कि एक शख्स जो बिनाई से महरूम है उसको किसी का हाथ पकड़ के आने की जरूरत नहीं है। उससे पता है कि 10 कमरों के बाद मैं जाके दीवार को जब टच करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसका कमरा है और मैंने इसमें जाना है। सो इस तरह के इस मैकेनिज्म को अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस माशरे में, और ऑफ कोर्स बिहेवियर एक इकट्ठे होके हम करेंगे तो ये तब्दीली बहुत तेजी से आएगी और हमें मदद करेगी कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सामीन, आपको मालूम है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो दिन मनाया जा रहा है वो ख़ुसूसी अफराद के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है। डॉक्टर मरियम रब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा तैयबा अर्शी मौजूद हैं, और इसी हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। डॉक्टर मरियम, एक और सवाल, क्योंकि आपका इदारा सिंस इस हवाले से काम कर रहा है और अभी आपने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, यंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, थोड़ा सा मैं चाहूंगी ये जो रिपोर्ट भी आपने कैमरा में भी दिखाई और ओवरऑल हमारे जो रेडियो पे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको उनके साथ भी शेयर की, इसमें किस किस काम को कंपोज किया गया है ताकि, और इससे क्या रहनुमाई भी मिल सकती है, उसके बारे में जरा बताएं। इसमें हमने जो 7-8 रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमारी कोर फाइंडिंग्स के नतीजे में सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले जो तालीम स्पेशल बच्चों को दी जाती है या वो बच्चे जो किसी किस्म की महरूमी का शिकार है उनको दी जाती है, उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। ठीक है, वहाँ पे भी उसी तरह की अच्छी तालीम दी जाए जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दी जाती है। इसी तरह जो यहाँ एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं साथ साथ में आपसे सवाल भी पूछूंगी। आप समझती ये नहीं है कि तैयबा के भी, बल्कि इसमें से मुझे चाहिए कि इन बच्चों के लिए बजाय इसके कि हम अलग से तालीमी इदारे बनाएं और ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है नॉर्मल बच्चों के साथ ही क्यों ना पढ़ें, और वही माहौल हम ये, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि माशरे में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जो हमारी पहली रिपोर्ट थी, जब हमने उसे राइट स्पेस अप्रोच पे किया था, तो हमारा उसमें पॉइंट ये था कि आप ना सिर्फ अपने खर्चे की मद को कम कर सकते हैं इस इनिशिएटिव के साथ कि हम आप
जो बच्चे किसी किस्म की माजूरी का शिकार है उनको मेन स्ट्रीम स्कूलों में डालें ताकि वो जल्द अज जल्द सोसाइटी का हिस्सा बने, जिसका मकसद है कि शायद आपको एक टीचर एक्स्ट्रा रखनी पड़े क्लासरूम में उस बच्चे को या चंद बच्चों को हेल्प करने के लिए, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन, जो ये बात करिए ना कि मेरी दोस्तें नहीं बनती थी, आप क्लासरूम में जाते हैं, आप रोज सुबह मिलते हैं, चाहे आप ना भी चाहें तो आपकी दोस्ती होती है। तो वो इंटीग्रेशन, तो ये क्वालिटी हर जगह पे, हर सतह पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो एजुकेशन की एक तो हमने उसमें बात की है, क्वालिटी होनी चाहिए प्लस ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, चाहे वो सपोर्ट की सूरत में हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम टीचर्स की सूरत में हो, सब टीचर्स को ट्रेन किया जाए, बट थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो कि हमें जो किसी किस्म की मेंटल इश्यूज है उनको भी वो हेल्प कर सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी वो रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ऑटिज्म आजकल इतना फॉर मल्टीपल रीजंस इतना प्रेवलेंट हो गया है। उसके अलावा पाथवेज बनाना, एक रास्ता दिखाना, रोल मॉडल्स इज द बेस्ट अप्रोच टू दैट, कि आप बच्चों को ये दिखाएं कि तैयबा जैसे लोग जाके स्कूलों में, कॉलेजों में इन बच्चों से, जनरल बच्चों से बात करें, ताकि उन जनरल बच्चों को ये पता चले कि ये भी हमारी तरह के लोग हैं, बट वो बच्चे जो कि इनकी तरह के हैं उनको एस्पिरेशन हो और इंस्पिरेशन हो कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना और हम बढ़ सकते हैं। और अगर उनके कोई हर्डल्स भी हैं तो ये एम्बेसडर्स भी हैं उनके कि आगे स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा कर सकें। कोचिंग, मेंटरिंग, आई थिंक दैट इज ऑल। और उसके अलावा आई थिंक जो एक और बहुत जरूरी चीज थी, वो हमने प्रॉक्सिमिटी की बात की थी। अब अगर गांव में रहने वाले बच्चे के 10 मील या 15 मील दूर स्कूल है, वो क्रचेस पे चल के कितनी दूर तक उस स्कूल में जा सकता है? कोई या तो उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए, या फिर हम कोई छोटे सैटेलाइट इदारे करीब करीब खोलें ताकि बच्चों को एक्सेस हो सके। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब आप ये मैपिंग कर सकेंगे कि कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के स्कूलों की ज़रूरत है, जहाँ पे ऐसी आबादी है कि यहाँ पे 50 बच्चा है, या इस गाँव के पास 100 बच्चा है, जो खुदा न खास्ता किसी एपिडेमिक की वजह से या किसी और, मतलब पोलियो इतना प्रेवलेंट रहा है कि वहाँ पॉकेट्स हैं जहाँ पे बच्चे लाइन से पोलियो का शिकार हैं, और अब वो 8, 10, 12 साल के हो चुके हैं। तो उनकी प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा इदारा खोला जाए, या एक्सेसिबिलिटी बनाई जाए ट्रांसपोर्ट की हेल्प के थ्रू, या और तीसरी चीज जो हमने आइडेंटिफाई की वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी बच्चों की तालीम के लिए, स्किल्स के लिए और नौकरियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन सेक्टर कि जिसमें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी हैं, गवर्नमेंट की ICT एंड R&D फंड है, और बहुत से इदारे वो हेल्प कर सकते हैं इन दिस, कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें जहाँ पे ये बच्चे अपने ट्रेनिंग भी कर सकें और फिर अपनी जॉब्स को भी परस्यू कर सकें, घर बैठ के दे कैन वर्क ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि माशाल्लाह फिजिकल डिसेबिलिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई जहनी डिसेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। तो जहनी तौर पे ये इंटेलिजेंट और शार्प इंडिविजुअल्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, एनर्जेटिक है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये अपने आप को खुद मोटिवेट करती हैं। तो इस तरह की मोटिवेशन के साथ दे हैव, द वर्ल्ड इज आउट देयर फॉर देम, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम इन अ वे कि हम दुनिया को इस तरह का बनाएं कि वो इनको अपने अंदर ये मेन स्ट्रीम हो सके, शामिल हो सके मेन पॉपुलेशन में। सो ये 4-5 चीज़ें जो है निकल के सामने आई। एक चीज़ जो आई थिंक थोड़ी सी तैयबा ने मेंशन की, मैं दोबारा करना चाहूँगी, वो ये कि डिसेबिलिटीज इज एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है। इसमें ख़वातीन और बच्चे दो ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनका ख़ास तौर पे जिनको हमें अपने सामने रखना है, क्योंकि ख़वातीन इन एनी केस पाकिस्तान में और बच्चियां पाकिस्तान में ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है। हम ख़वातीन को मेनस्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे, उनको तालीम की अपॉर्चुनिटी अभी भी कम मिलती है। हम शहरों में शायद हालात बदल गए हैं और बहुत माइंडसेट्स भी बदल गए। गाँव में इसलिए नहीं कि माँ बाप भेजना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि फैसिलिटीज है ही नहीं। मतलब हम अभी भी जो सिक्योरिटी नहीं है हमारे, देखिए कितनी लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो हमारा, मतलब इवन नॉर्मल भी एक उसमें अगर देखा जाए तो वो इतना ज्यादा है, अलार्मिंग। तो इसलिए एक आई थिंक वो चीज़ ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं कि जो चैलेंजेस हैं वो डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को वो चैलेंजेस डबल हो जाते हैं, बल्कि ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है या सिविल सोसाइटी लेती है या डिसेबिलिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, उसमें ख़वातीन और बच्चों का एक ज़्यादा आई थिंक एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, उनके लिए ज़्यादा
काम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट इदारे काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, बट आई थिंक अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करें तो सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज होना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस करें, टीवी पे करें, अखबार में करें, और जब हम अपनी ज़िंदगी में आए तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें। तो आई थिंक एज पाकिस्तानी, और हमारी इतनी बड़ी आबादी और हमारे इतनी यंग लोगों की पॉपुलेशन है, एबल्ड बॉडीड यंग लोगों की पॉपुलेशन है, आई थिंक हम सबको अपना इसमें एक किरदार अदा करना है, हम सबको अपना एक रोल करना है, और तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीट कर सकेंगे। और उसके अलावा हम अपने वो बहन और भाई और बच्चे जो कि किसी किस्म की माजूरी का शिकार है, उनको हम अपने साथ लेकर चल सकेंगे। और हमें, अगर हम ये करेंगे तो ये ग्लोबली जो भी एजेंडाज हैं, आई थिंक एज अ कंट्री हमारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बेहतर होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होगी। आप सोचे ना कि एक 14 से 15% लोग पाकिस्तान के, पहले ही हमारी जो लेबर वर्कफोर्स की परसेंटेज है वो बड़ी डिस्प्यूटेबल सी है, लेकिन अगर उसमें से एक चंक ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ इसलिए घर बैठे है कि वो करना चाहते हैं और उनको नहीं करने दिया जा रहा है, या उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, तो ये कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। और ये कुछ फिगर्स हमारी फर्स्ट रिपोर्ट में मौजूद भी हैं जो कि हम अक्सर शेयर करते रहते हैं, बट दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, लोग एक्सेस कर सकते हैं दोनों रिपोर्ट्स को। और इसमें वो स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि इसका बिलियंस में इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारे डिसेबल्ड लोग जो है उनको आपने मेन स्ट्रीम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है, ज़हीन दुरानी है, उन्होंने हमसे पूछा है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन चिल्ड्रन, स्पेशली द स्पेशल वंस। अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स नॉट अबाउट डिसेबिलिटीज ओनली, पाकिस्तान में वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये इसमें यही है कि आप अपने बच्चों को जितना इंगेज करेंगे वाइडर सोसाइटी के साथ, उतने ही ये इम्प्रूव होते हैं। और अगर किसी किस्म की खुदा न खास्ता बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है भी, तो उसको अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल में सिर्फ इस खौफ से ना डालें कि वो बच्चा वहाँ पे घबरा जाएगा या परेशान हो जाएगा। हर बच्चा जो स्कूल में जाता है वो कुछ दिन परेशान रहता है, चाहे उसकी डिसेबिलिटी हो या ना हो। अगर वो स्कूल सपोर्ट करता है इस तरह के सिस्टम को, तो आप मेन स्ट्रीम स्कूल में बच्चे को डालें, और उधर डेफिनेटली आजकल स्कूल कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करें। बट माँ बाप एक बहुत अहम रोल, टीचिंग का जैसे आपने कहा था कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर हो जाए तो वो मेरे ख्याल में कि बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। माँ बाप भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि जो हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स बैठ के खाने की मेज़ पे हमसे गुफ्तगू करते थे, अब सब बच्चे अपना खाना लेके या मोबाइल के साथ होते हैं या टीवी के साथ होते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो बच्चों को कंप्यूटर की स्क्रीन से हटाएं, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन बात नहीं करती है, वो सिर्फ वन वे रिस्पॉन्ड करती है, और उसमें कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। तो जितना इंसानों से कम्युनिकेशन होगा उतने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर और उतना ही जो है वो। जी जी प्लीज कहना चाहूँगी, आपने स्कूल की बात की है, मैं एक इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने कोई स्पेशल स्कूल से एजुकेशन नहीं ली, और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। उन्होंने मुझे भेजा था स्पेशल स्कूल में, लेकिन मैं वहाँ जाके इतनी मायूस और डिसअपॉइंटेड हो गई थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी कि यहाँ पे सबको क्या हो गया। और टीचर्स भी इतना स्पेशल ट्रीट करते थे कि कोई गलती भी होती थी तो डांटते भी नहीं थे, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। आप सीखते तब जब आपको मार पड़ती है, आपको सजा, चैलेंज फेस करते हैं तब, हाँ जी, उसमें ज्यादा लर्निंग होती है, वरना तो मैं वहाँ पे कुछ भी ना सीख पा रही थी। अभी थोड़ी चेंजेस आ गई होंगी डेफिनेटली। मेरा स्कूल तो काफ़ी पुराने 2000 से पहले 2000 में मैंने पढ़ा था स्कूल में। अच्छा। और इंक्लूसिव था, मेरे स्कूल टीचर्स अच्छे थे, और ये नहीं था कि वहाँ पे स्लोप्स बने हुए थे मेरे लिए, सबको बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग सबकी थी, ऐसा नहीं था। वहाँ पे स्टेप्स थे, लेकिन स्कूल में मेरी प्रिंसिपल ने कहा था क्लासेस इसकी नीचे करवा लो। अच्छा। ये नहीं कि स्टेयर के ऊपर जाएगी, 1-2 स्लोप काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। वहाँ तक पहुँच गई, स्कूल क्लासेस नीचे आ गई, टीचर्स ने ऐसा कोऑपरेट किया, और मेरे क्लास में 35-40 बच्चे होते थे, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना मुश्किल। और मुझे लग रहा है आपकी सबके साथ दोस्ती थी क्योंकि जो आपकी हमें नेचर बताई जा रही है ना, इससे आपने यानी उस माहौल को अपने मुताबिक ढाल लिया, मुताबिक, और आपके सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरा कोई एक
पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड नहीं था, सब फ्रेंड्स थे। ठीक और है। इसमें मैंने बहुत सीखा, आप डाइवर्सिटी से सीखते हो हम्म। जितना आप डाइवर्स इन्वायरमेंट में रहते हो। अब कॉलेज में गई, कॉलेज में लाइक आई डिड प्री मेडिकल, वहाँ पे भी ऊपर थी लैब्स वगैरह और सब कुछ, अच्छा। लेकिन मेरी प्रिंसिपल अच्छी थी, उन्होंने कहा इसकी क्लासेस नीचे अरेंज ठीक करवा है। दें। और 2 साल एक मैंने वहाँ पे ऊपर और नीचे क्लासेस अरेंज की थी। बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं होती, अब जब तक जाओगे नहीं ना सिचुएशन में, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं ढल सकती। ठीक। अब मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, किसी को पता ही नहीं है, वो इन्वायरमेंट मेरे लिए क्रिएट नहीं कर सकते ठीक। अनलेस मैं वहाँ पे जाऊँ, उनको बताऊँ कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे वॉशरूम भी चाहिए होगा, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। तो खैर मैंने अच्छे से पढ़ लिया स्कूल में भी, देन कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन लिया। मैंने वहाँ पे अपने बीबीए ऑनर्स किया, एमबीए किया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से किया। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आपने काम किया है, डाइवर्सिटी ग्रुप प्रोग्राम्स में, वो भी थोड़ा सा अपना शेयर करें हमारे साथ एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मैंने पहले स्टार्ट अपना एनजीओ से लिया था, थोड़ी सी उनसे लर्निंग ली, उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ज्वाइन की। और मैं सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट में थी वहाँ पे। अच्छा। और डाइवर्सिटी इंक्लूजन के ऊपर काम कर रही थी। अच्छा। और मैंने काफ़ी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको रिक्रूट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया उनको। अच्छा। और मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या फेस करते थे वहाँ पर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं कि दे नीड एम्प्लॉयमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसे आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती। यू हैव टू स्टडी फर्स्ट, यू हैव टू अर्न डिग्री फर्स्ट, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलती है। ठीक है। ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काफ़ी अच्छा हमारा स्कोप रहा था, 73% हमारी सक्सेस रेट थी। और बाकी डिफरेंट सिटीज से लोग आते थे। अच्छा। कराची से, मुल्तान से। इट वाज अ गुड प्रोग्राम। उसके बाद रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑफर्ड मी 17 ग्रेड पोजीशन। सो वेरी गुड, जबरदस्त। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो अब मैंने आगे बढ़ने का सोचा है। जबरदस्त। और कुछ आपकी ओवरसीज ट्रेनिंग्स भी हुई हैं, उसके बारे में भी, क्योंकि आपने एक एसडीजीज ट्रेनिंग भी आपने कुछ अटेंड किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हमें, बस क्योंकि 3 मिनट बाकी हैं और हमने मैसेजेस भी लेने हैं, जल्दी से बता दें। ऐसा था कि लोग कहते थे कि अकेली बार कैसे जाएगी अमेरिका जैसी कंट्री में। मैं अकेले ट्रैवल किया वहाँ पर, बिल्कुल लाइक अपनी व्हीलचेयर मैनुअल के ऊपर। अच्छा। और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, लीडरशिप ट्रेनिंग। और उसके बाद मैं बैंकॉक भी गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। और उस टाइम पे भी फैमिली एंड पेरेंट्स, कैसे अकेले रहोगी, बैंकॉक एक अच्छी कंट्री नहीं है, लेकिन आपको खुद लाइक अब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सीखने के लिए जी। और मैंने सीखे इन चीज़ों से। मैं बाहर की एसडीजी ट्रेनिंग भी ली है। अच्छा। मैंने कोरिया में प्रेजेंट भी किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है। और अब माशाल्लाह से काफ़ी बिग नेम्स हैं जो कि रेप्लिकेट कर रहे हैं प्रोग्राम्स टू इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है। सो दैट्स द गुड पॉइंट। जबरदस्त तैयबा, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात करके। और ये होते हैं ना ब्राइट और शाइनस्टर फेस जो हमारी सोसाइटी के हैं, आप उनमें से एक हैं। आपको देख के बल्कि मेरा ख्याल में कि हम जैसे जो लोग हैं ना, वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि एक छोटी सी और बात, डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर मैंने बात की थी, टेक्नोलॉजी की। तो बिल्कुल आप डिजिटाइज चीज़ों को लेके, और सॉफ्टवेयर आपके पास है, एंड्रॉइड फोन्स हैं, तो हमने एक छोटा सा पायलट टेस्टिंग की थी विद पीटीए। अच्छा। इंक्लूजन के ऊपर, डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर। और पीटीए ने मुझे उसके ऊपर अवार्ड भी दिया था। अच्छा। और छोटा सा कंपटीशन था जिसमें हमने एंड्रॉइड यूजर्स को कहा था कि सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि जो डेफ कम्युनिटी है, जो ब्लाइंड कम्युनिटी है, उनकी एक्सेसिबल उनको कर सकें। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज पिच किए थे। तो आई वुड सजेस्ट बाकी ऑर्गेनाइजेशन को कि वैसे जो स्टार्टअप्स हैं वैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमारे मजीद एक्सेसिबिलिटी क्रिएट की जा सके। अच्छा, एक लाइन में पैगाम क्या देना चाहेंगी सुनने वालों को? डू नॉट जज पीपल और मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स। थैंक यू जी। डॉक्टर मरियम रबा, हम चाहेंगे आप भी आज के दिन की मुनासबत से कोई पैगाम देना चाहें। आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें एज सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा करना है उन बच्चों के लिए जो कि इस किस्म की डिसेबिलिटी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं और वो तालीम हासिल करते हैं और उनको फिर एक ट्रांजिशन करना होता है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो वो जो बीच का फेज़ होता है कि उनको किस तरह से वो ट्रांजिशन करना है, उसमें उनको क्या सपोर्ट चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इदारे, अगर ये कोई इदारों में से ये प्रोग्राम सुन रहा है, तालीमी इदारों में से, तो बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट रेलिवेंट स्किल्स उनको दें। इस वक्त रेडियो बनाने का या रेडियो के कनेक्शन सिखाने का, रिपेयर का स्किल्स से बहुत बेहतर है कि उनको कारपेंट्री रिलेटेड या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स सिखाए जाए, वोकेशनल स्किल्स, ताकि वो बच्चे नौकरी ले सकें। अब इस वक्त वो जो स्किल्स आज से 20 या 30 या 40 साल पहले सिखाए जाते थे इस तरह के बच्चों को, वो शायद उनको नौकरियां उस तरह से नहीं दे सकते। ठीक है। सो
मार्केट रेलेवेंट स्किल्स देने की बहुत ज़रूरत है। तमाम बच्चों को ज़रूरत है, लेकिन इन बच्चों को मोस्टली खास तौर पे फोकस्ड ऑन हाँ जी, देम क्योंकि उनकी उनकी लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी ज़िंदगी का रोज़गार इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वो ठीक किसी और पे डिपेंड उस तरह से नहीं कर सकते। सो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके हाथ में एक हुनर हो और उस हुनर से वो अपनी लाइवलीहुड कमा बिल्कुल सकें। ठीक है। बहुत बहुत मशकूर हैं हम आपके डॉक्टर मरियम रब, डायरेक्टर रिसर्च एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग यूनिट ब्रिटिश काउंसिल। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई you. और आज के दिन की मुनासबत से आपने गुफ्तगू की। तैयबा अर्शी, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आप तशरीफ़ लाई आज के दिन के हवाले से आपने बातचीत की हमारे लिसनर्स के लिए। आप एक इंस्पिरेशन, जैसे आज हम बहुत मतलब आपने प्रोग्राम में बता चुके। लिसनर्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आज की गुफ्तगू से जो मुझे अंदाज़ा हुआ है वो यही है कि हमें अपने रवैयों में बेहतरी लेकर आनी है। हमें हमारा, अगर रिलीजन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमेशा इंसानियत की खिदमत करने के हवाले से जो है वो बात करता है। तो अगर किसी के रास्ते में से आप रुकावटें हटा देंगे तो यकीन मानिए कि आपकी किस तरह से ज़िंदगी सहल होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।